बुनाई की घाटी के बीचों बीच विक्रम नाम का एक कुशल शिल्पकार एक शानदार हवेली में रहता था। वो अपना दिन ऐसे जीवंत टेपेस्ट्री पर्दे बनाने में बिताता था जो मानो सांस लेते हों। उसकी संपत्ति बागों, कार्यशालाओं और पुस्तकालयों का एक चमत्कार थी जो जीवन भर की कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक कौशल से बनी थी। हर किसी का मानना था कि विक्रम ने अपने द्वारा बनाई गई हर चीज के भविष्य के लिए एक योजना बनाई होगी। विक्रम की एक बेटी थी, अनन्या, जिसे अपने पिता के शिल्प से बहुत प्रेम था। वो अपनी दोपहर उनके साथ बिताती थी और करघे की लय सीखती थी। पिताजी, वो अक्सर कहती थी, आपको ये लिख लेना चाहिए कि इस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और इन करघों का रखरखाव कैसे किया जाएगा। घाटी के नियम जटिल हैं और आपके लिखित शब्दों के बिना ये धागे उलझ जाएंगे। विक्रम बस मुस्कुराते और उसका हाथ थपथपाते हुए कल ऐसा करने का वादा कर देते। एक शाम विक्रम अपनी बड़ी ओक की मेज पर बैठा। उसने अपनी कलम को स्याही में डुबोया। अंततः अपनी उत्तराधिकार की पुस्तक का मसौदा तैयार करने का इरादा किया, लेकिन उसके अंगूर के बागों पर सूरज बहुत खूबसूरती से डूब रहा था और उसने फैसला किया कि कागजी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने से पहले वो आखिरी बार रंगों को बदलते हुए देखना चाहेगा। उसने पन्ना खाली छोड़ दिया और दवात में स्याही सूख गई। जब विक्रम का नींद में ही शांति से निधन हो गया तो पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। अनन्या और उसका भाई ईशान अपने पिता को सम्मानित करने के लिए बड़े हॉल में इकट्ठा हुए, लेकिन जैसे ही शोक समाप्त हुआ एक कठोर वास्तविकता सामने आई। उन्होंने हवेली को ऊपर से नीचे तक छान मारा, लेकिन उत्तराधिकार की पुस्तक कहीं नहीं मिली। वो विशाल संपत्ति अब बिना पतवार के जहाज की तरह थी। ईशान, जिसे कभी बुनाई की परवाह नहीं थी, अपनी यात्राओं के लिए धन जुटाने के लिए तुरंत सुनहरे करघों को बेचना चाहता था। उसने कीमती रेशम के बक्से आंगन में निकालना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि सबसे बड़ा बेटा होने के नाते ये उसका अधिकार है। पिताजी चाहते थे कि मैं दुनिया देखूं, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों में अचानक एक स्वार्थी भूख चमक रही थी। अनन्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को मुख्य भंडार गृह से बाहर पाया। चूंकि विक्रम ने आधिकारिक तौर पर उसे कार्यशाला का प्रबंधक नहीं बनाया था, इसलिए गांव के मजिस्ट्रेटों ने दरवाजों पर एक भारी लोहे की मोहर लगा दी। अनन्या फाटकों के सामने खड़ी थी, उसके हाथ ठंडी धातु पर दबे हुए थे। वो अपने पिता के अंतिम काम को पूरा करने के लिए आवश्यक औजारों तक नहीं पहुंच पा रही थी। भाई बहन के बीच हर दिन बहस होने लगी। संपत्ति की सीमाओं के नक्शे या उसके कर्ज की सूची के बिना जल्द ही पड़ोसी अंगूर के बाग के टुकड़ों पर दावा करने लगे और लेनदार भुगतान मांगने लगे जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। अनन्या और ईशान बगीचे के बीच में खड़े थे, एक फटे हुए नक्शे पर चिल्ला रहे थे जो कोई स्पष्टता नहीं दे रहा था। जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, शानदार हवेली ढहने लगी। ईशान ने एक ऐसी कानूनी लड़ाई के लिए छत की टाइलें बेच दी थी जिसे वो जीत नहीं सकता था और बारिश ने फर्श को सड़ाना शुरू कर दिया था। वो एक बर्बाद कमरे के कोने में बैठा था, हाथ में बचे हुए कुछ सोने के सिक्के पकड़े हुए। ये महसूस कर रहा था कि उसकी विरासत वकीलों और कर वसूलने वालों की जेबों में गायब हो रही है। अंत में घाटी का उच्च मजिस्ट्रेट बढ़ते जुर्माने का भुगतान करने के लिए संपत्ति को जब्त करने के लिए पहुंचा। अनन्या को मुख्य द्वारों की भारी लोहे की चाबी सौंपनी पड़ी। उसने देखा कि अजनबी हॉल से होकर गुजर रहे थे, नीलामी के लिए दीवारों को नाप रहे थे। विक्रम ने जो कुछ भी बनाया था उसे एक एक करके तोड़कर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जा रहा था। वर्षों बाद अनन्या अपने छोटे भतीजे कविश के साथ खड़ी थी और उस जगह के खंडहरों को देख रही थी जहां कभी गोल्डन वर्कशॉप हुआ करती थी। तुम्हारे दादाजी ने सुंदरता का एक साम्राज्य बनाया था, उसने उसे धीरे से बताया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इसे पार करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। याद रखना कविश, विरासत केवल वह नहीं है जो आप पीछे छोड़ते हैं, बल्कि वो रास्ता है जिसे आप अपने बाद आने वालों के लिए बनाते हैं।